हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, इसके पहले हम एक वीडियो पढ़ चुके हैं, आपको लोगों को मैंने एक वीडियो दे चुका हूँ वैद्युत आवेश के नाम से। आप लोगों से उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने उसकी नोट्स बनाया होगा और लिख लिए होंगे, और साथ में आप लोगों के जो कमेंट्स थे मैंने उनके उत्तर भी रिप्लाई कर दिए। और जो आपके क्वेश्चन हो या कोई सवाल हो जो ना आ रहा हो, वैद्युत आवेश से रिलेटेड हो, आप उसी के नीचे डालिए, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, या उसी के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स होता है उसमें डाल दीजिए और मैं आपको तुरंत उत्तर दे दूंगा। जैसे ही मैं उसको देखता हूँ आपको उत्तर दे दूंगा। चलिए बच्चों, ठीक है, हम आज देखते हैं वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा करी थी पिछले वीडियो में, हमने ये देखा था कि अगर सजातीय आवेश है, जैसे दोनों प्लस के हों अथवा दोनों माइनस के हों, सजातीय आवेश, और विजातीय आवेश यानी एक प्लस का हो एक माइनस का हो, मतलब सेम चार्ज हो और अपोजिट चार्ज हो। ये जो सेम चार्ज होते हैं प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं आकर्षण बल लगाते हैं। या एक हम ऐसे भी देखे थे कि एक चार्ज है, एक इसमें कोई चार्ज नहीं है, यानी एक आवेशित पदार्थ है एक अनावेशित पदार्थ है, तब भी आकर्षण बल लगाते थे। अब ये बल लगेगा कितना, इस बल का क्या नाम दें, तो इसके बारे में एक वैज्ञानिक थे कूलॉम, उन्होंने सर्वप्रथम चर्चा करी और निकाला कि कितनी वैल्यू होगी, और इस तरह से कुछ व्यक्त किया कि 2 या 2 से अधिक स्थिर आवेश कहीं पर हों, 2 या 2 से अधिक स्थिर आवेश हों, आवेश गति ना कर रहा हो, स्थिर हो, फिक्स हो, एक चार्ज और रखा हो, 2 या 2 से अधिक, अकेला नहीं, कम से कम 2, इससे अधिक चाहे जितने भी हो, फिक्स हो, गति ना कर रहे हो, तो इनके बीच एक बल लगता है। वो आकर्षित हो सकता है तो प्रतिकर्षी हो सकता है। इस बल को हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। तो वैद्युत बल की ये डिफिनीशन बनाई गई कूलॉम के अनुसार, और उन्होंने बताया कि 2 या 2 से अधिक, हेडिंग डालें वैद्युत बल, लिखते भी जाए, 2 या 2 से अधिक स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। चूंकि इसका मान सर्वप्रथम कूलॉम ने बताया था, इसलिए इस बल को हम कूलॉम बल भी कहते हैं, कूलॉम बल। और अब ये बल है कितना, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो वैद्युत बल क्या है समझ में है, 2 या 2 से अधिक स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षीय अथवा प्रतिकर्षी बल को वैद्युत बल कहते हैं। इसका अध्ययन या इस बल के मान के बारे में सर्वप्रथम कूलॉम ने हमें एक नियम दिया था, इसलिए उनके सम्मान में इसे कूलॉम बल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए ठीक है बच्चों, देखते हैं। मान लीजिए 2 स्थिर आवेश हैं कूलॉम के अनुसार, एक का नाम Q1 दे दूं, एक का नाम Q2 दे दूं, और इनके जो बीच की दूरी है वो R है मान लो। तो 1785 ईस्वी में कूलॉम ने किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, इसे हम कूलॉम के नियम से जानते हैं। इस नियम के अनुसार, कामा इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिएगा, किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के बीच, किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के बीच, मैं यहाँ पर लिख दूं, किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है, ये दोनों आवेशों की मात्राओं के, यानी दोनों आवेशों की क्या वैल्यू है, 2 कूलॉम 1 कूलॉम, उनकी बात कर रहा है, यानी दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणन के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी, इनके जो बीच की दूरी R दिखाया हूं, इनके व
इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो लगने वाला बल है वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। देखिए अब इसको अच्छे से पढ़ लें। किन्हीं दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, अर्थात करके हम ऐसा लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख लें जो बल है, मान लो उसको मैं एफ से व्यक्त कर रहा हूं। अब कह रहा है दोनों आवेशों की मात्रा, ये मात्रा है मान लीजिए Q1 और Q2, मात्राओं के गुणन के अनुक्रमानुपाती वह इनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या है, दूसरी बात है वह करके इनके बीच की दूरी, तो दूरी कितनी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती। अब जब मैं इन दोनों को जोड़ दूं, उसी के आगे आप लिखिएगा ऐसे करके, यहां मैं लिखे दे रहा हूं, इसी के आगे अगर लिखे इन दोनों को जोड़ दूं तो यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। जब इसको मैं बराबर में तोड़ूंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लगा दो, मान लीजिए स्मॉल के Q1 Q2/r² कांस्टेंट वैल्यू लगा दिया स्मॉल के, जहां के एक नियतांक है, जहां के एक नियतांक है इसे एक नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। चूंकि इतना ही मान, ये है बेटा नियम आपका अलग है, 1/4πε0 का होता है। अतः आप लिख सकते हैं, अतः आप इसके जहाँ के लिखा है उसकी जगह पर लिख सकते हैं 1/4πε0। तो उस टाइम पर अगर इस के की जगह पर मैं लिख दूं 1/4πε0, तो ये आपका सूत्र बन जाता 1/4πε0 और Q1 Q2/r², ये उत्तर आ गया होता। तो लिखे बेटा वैद्युत बल डाल के, तो आपने वैद्युत बल में लिखा था कि किन्हीं दो या दो से अधिक स्थिर आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षी अथवा प्रतिकर्षी बल होता है उसे हम वैद्युत बल कहते हैं। क्योंकि इसका अध्ययन सर्वप्रथम कूलाम ने करा था, इसलिए इसे हम कूलाम बल भी कहते हैं। इसके बाद कूलाम ने बताया था कि इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, उसे हम कूलाम के नियम से जानते हैं। तो ऐसे हेडिंग डाल लेना था कूलाम का नियम, और उसमें लिखना था कि 1700, एक बार आप लिख चुके होंगे, मिला लीजिए, 1785 ईस्वी में वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में नियम दिया। इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जो नियम है, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणन के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हमने वैल्यू रख ली, इन दोनों को जब बराबर में तोड़ा तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू, जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। चूंकि इतना ही मान 1/4πε0 का होता है, अतः इस के की जगह उठा के मैं रख दूं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस तरह से ये हमें सूत्र मिल गया और कूलाम का नियम भी कंप्लीट हो गया। लिख लो बेटा, ना लिखा हो तो वीडियो रोक लें, इसके बाद लिखें आराम से। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब बात आती है कि 1/4πε0 जो वैल्यू मिली थी, कितनी वैल्यू मिली थी देखते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये वैल्यू बेटा मिली थी। अब ये जब वैल्यू मिली थी तो अब इसमें बात ये होती कि एप्सिलॉन नॉट क्या है।
एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ क्या। तो बच्चों मैं बता दूं, एप्सिलॉन होता है पदार्थ का, ये होता निर्वात की वैद्युतशीलता, इसे कहते हैं पदार्थ की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता अब क्या है इसके बारे में अभी हम लोग लिखेंगे। इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसे बोलते हैं एप्सिलॉन, ऐसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। लिख लें। अब हेडिंग डाल लें, पदार्थ की वैद्युतशीलता क्या है। पदार्थ की वैद्युतशीलता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। अब थोड़ी एक बात समझिएगा मेरी, फिर अभी ये ढंग से हेडिंग समझ में आ जाएगी। क्या होता है कि जब हम किसी पदार्थ में, कोई एक पदार्थ ले लिया, जब इसमें हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न करेंगे, ऐसे मान लीजिए कोई एक परावैद्युत पदार्थ ले लूँ, ये मान लीजिए प्लेट में प्लस की रख लूँ और ये माइनस की रख लूँ, तो जो बल रेखाएं होती हैं प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। सब चीज़ें आगे पढ़ाई जाएंगे, केवल डिफिनीशन कैसे बनाई जाए उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर चलती है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर यदि कोई परावैद्युत पदार्थ रख दूँ तो प्रेरण के कारण, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आवेशों का गुण लिखवाया था, उसमें लिखवाया था कि आवेशों में प्रेरण का गुण होता है। प्रेरण के कारण देखिए ये प्लस है तो इधर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता और इधर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता। इन आवेशों को हम प्रेरित आवेश कहते हैं। और चूंकि बल रेखा है सदैव प्लस से माइनस की ओर चलती है, तो इसमें प्लस इधर उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप देखें गौर से तो बल रेखाएं जो अंदर है वैद्युत क्षेत्र वो अपोजिट उत्पन्न हुआ होगा। ये प्लस है, इधर ये माइनस है, तो अंदर बल रेखाएं चूंकि प्लस से माइनस की ओर चलती हैं, तो यहाँ बल रेखाएं इधर से इधर चल रही है, यहाँ बल रेखाएं इसके विपरीत चल रही है। अगर इसको मैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र मानूं, एक्सटर्नल, तो ये इंटरनल है। तो इंटरनल वैद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। और इसमें ये मतलब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अभी मैंने कहा था जब किसी पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो क्या करता है, विरोध करता है। देखिए इसका विरोध कर रहा है। विरोध की इसी माप को पदार्थ की वैद्युतशीलता कहते हैं। कितना विरोध किया, इस माप को हम पदार्थ की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए वैद्युतशीलता और इसमें लिख लीजिए, तो लिखिए पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र, लिखिएगा बेटा परिभाषा, पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर पदार्थ द्वारा उत्पन्न विरोध की माप पदार्थ की वैद्युतशीलता कहलाती है। पदार्थ की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन कहलाती है। लिखो बेटा, वैद्युतशीलता कहलाती है, पदार्थ की वैद्युतशीलता कहलाती है। चलिए ठीक है बच्चों। अब इस निर्वात की जो वैद्युतशीलता है, यहाँ से सूत्र निकालिए। इसका अगर हम सूत्र निकालें ये, तो यप, अगर यहाँ से देखें तो यप बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर छांतर करके एप्सिलॉन नॉट निकालिए, कितना है, निकालो बेटा। मेरे हिसाब से जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू आ जाती, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, यप की जगह यप को वहाँ शिफ्ट कर दो, 1/4 पाई यप आ जाता Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि इसी पे, ये तो निर्वात की वैद्युतशीलता का सूत्र हो गया,
यदि मैं क्या करता, इसको एप्सिलॉन बराबर लिखता, 1/4 पाई, जो यहाँ यफ है, ये किन्हीं आवेश जो रखे थे, मान लीजिए Q1 Q2, ये जब निर्वात में रखे थे, तो निर्वात में जो लगने वाला बल है, निर्वात में रखे हैं तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो बल है। अगर इनके बीच में पदार्थ रख दूं तभी तो पदार्थ की वैद्युशीलता उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर हम लोग मीडियम कर दिया करते यम, और Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। यदि मान लीजिए इसके बीच कोई पदार्थ रख दूं, फिर पूछो कितना बल लग रहा है, तो उस टाइम पे जो बल लग रहा है उसे यफ यम से दिखा रहे हैं। ये सूत्र होता है पदार्थ की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, हमने सूत्र लिख लिया, परिभाषा लिख लिया, बीमा, राशि, मात्रक सब लिख लो बेटा, ये सूत्र निकल आया है। चलिए ठीक, इसकी बीमा निकालिए, डायमेंशन बीमा। तो बीमा निकाले, देखो बेटा, तो इसकी कोई बीमा नहीं होती, कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि Q बराबर, अगर मैं इसके पहले वाला वीडियो देखा हो तो मैंने कई बार टोका, क्योंकि बीमा याद कर लो, Q बराबर IT होता है, I भी मूल राशि है, T भी विद्युत धारा और समय मूल राशि है। तो Q बराबर जो सूत्र होता है वो IT होता है, और जो बीमा होती है वो AT होती है। तो Q1 की बीमा AT, Q2 की बीमा AT बटे यप की बीमा हो जाएगी यम यल T-2 और R स्क्वायर की L स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाता है यम-1 और यल की घाते -3, देखिए ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, और हम देखें T ऊपर जाता तो T ऑलरेडी ऊपर 2 रखे हैं, ये भी जाता तो प्लस हो जाता, तो T की घाते 4, और आपका क्या बचा A स्क्वायर। ये जो है इसकी बीमा हो गई, किसकी, पदार्थ की वैद्युशीलता अथवा निर्वात की वैद्युशीलता, दोनों की बीमा यही है। बीमा मात्रक देख लो बेटा, यूनिट मात्रक देख लिया जाए, किसकी पढ़ रहे हैं मात्रक बीमा, निर्वात अथवा पदार्थ की वैद्युशीलता, यानी एप्सिलॉन नॉट अथवा एप्सिलॉन, ये बीमा पढ़े, मात्रक पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से मात्रक निकालो, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर बटे बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आर का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। और हम लोग लिख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से, तो यार ये देखिए यम मतलब होता है मास का जो द्रव्यमान होता है, मास का जो मात्रक होता है, यानी द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। तो यार इसको किलोग्राम लिखा जा सकता था, इसको मीटर क्यूब लिखा जा सकता था, लेकिन ये दोनों माइनस के तो बटे लिख लें। टाइम T मतलब टाइम मतलब सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं सेकेंड की घाते 4 एम्पियर स्क्वायर बटे, इसको लिख लूँ किलोग्राम, और इसको लिख लूँ मीटर क्यूब, ये लिखा जा सकता है। बच्चों और भी मात्रक हैं, जैसे आगे मुझे एक सूत्र मिलेगा, जब मैं वैद्युत धारिता पढ़ाऊँगा उस टाइम पर एक सूत्र मिलेगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, R जहाँ त्रिज्या है गोले की, और C होता है वैद्युत धारिता। फिलहाल अभी ये सूत्र नहीं मिला, लेकिन अगर इस सूत्र से हम लोग एक मात्रक निकालना चाहते तो निकल भी आता। इस सूत्र से मात्रक ये है कि जो धारिता का मात्रक होता है फैरेड, तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी जगह रख दें फैरेड, और इसका कोई मात्रक नहीं है, एप्सिलॉन का मात्रक मुझे चाहिए, और जो R है वो त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर। तो अगर एप्सिलॉन नॉट का मुझे मात्रक निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आ जाता फैरेड बटे मीटर, तो एक एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और मिलता है फैरेड प्रति मीटर। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, बीमा निकाल लिया, राशि निकाल लिया, परिभाषा लिख लिया। राशि अभी लिखना है तो लिख सकते हो, राशि अदिश राशि, इसकी वैल्यू लिख सकते हो, मान एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10 की घाते -12, और मात्रक इसका कितना है, यहाँ से कोई भी रख दो, जैसे मैं लिख दूँ कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। तो ये सब बेटा इसका पूरा डिटेल उतार लीजिए, इसके बाद देखते हैं। ठीक है बच्चों, उतारो।
हाँ बच्चों, आगे देखते हैं। यदि ये तो एप्सिलॉन नॉट का मान मिल गया, मतलब निर्वात की वैद्युशीलता का। चलिए ठीक, अब मैं पूछ लूं पदार्थ की वैद्युशीलता का मान कितना है, मतलब मैं आपसे पूछ लूं एप्सिलॉन नॉट कितना है, सॉरी एप्सिलॉन कितना है। एप्सिलॉन नॉट का मान तो इतना मिल चुका है, एप्सिलॉन कितना है। तो उस समय क्या हुआ करता है, यदि एप्सिलॉन नॉट में यानी निर्वात की वैद्युशीलता में के, कैपिटल के है, ध्यान देना थोड़ी, कैपिटल के का गुणा कर दिया जाए तो जो मान मिलेगा उसे हम पदार्थ की वैद्युशीलता कहते हैं, जहाँ कैपिटल के परावैद्युतांक कहलाता है, परावैद्युतांक के से। चलिए ठीक है, इसके बारे में थोड़ी समझ ले कि परावैद्युतांक क्या है। तो अगर यहाँ से देखो बेटा परावैद्युतांक, तो के बराबर हो जाता आपका एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये बटे में चला जाता है। और एप्सिलॉन क्या है, पदार्थ की वैद्युशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता। तो जो इनका अनुपात होता है, निर्वात की वैद्युशीलता, तो जो इनका अनुपात होता है इसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। जैसे निर्वात की वैद्युशीलता ये है, अब इस वैल्यू बहुत छोटा सा मान है, 10⁻⁻12 है। इस बहुत छोटे मान की तुलना में किसी पदार्थ का मान कितना है, नहीं समझ में है। जैसे दो वस्तुओं का कंपेयर करना है, तो यदि ये इतना है तो इसकी तुलना में ये कितना है। जैसे कोई मान लो 10 किलो और दूसरी है मान लो 20 किलो, तो 10 किलो की तुलना में 20 किलो कितना है, तो आप कहोगे दोगुना है, ऐसे ही। तो ये कह रहा है पदार्थ की वैद्युशीलता है, निर्वात की वैद्युशीलता की तुलना में कितना है, या निर्वात की वो पदार्थ की जो वैद्युशीलता है, निर्वात की जो वैद्युशीलता है, इन दोनों का अनुपात क्या है, ये बताता है परावैद्युतांक। यानी आप परावैद्युतांक समझ गए। और इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, ये बीमाहीन होती है, बीमाहीन, मात्रकहीन, क्योंकि अनुपात है बेटा। और चीज़ें बात कर सकते हैं, इसका मान सदैव 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है सदैव, इसका मान 1 से बड़ा होता है, ऐसे करके इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ की वैद्युशीलता के संबंध में, जिसमें हमें परावैद्युतांक भी मिल गया। एक बार पूछा था आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या है, तो अभी आपने लिखा था के बराबर पदार्थ, यानी कुल मिला के मैं लिख दूं एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को हम लोग, इसको हम कहते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक बेटा। इसी को हम लोग आपेक्षिक वैद्युशीलता भी कहते हैं। निर्वात की वैद्युशीलता के सापेक्ष किसी पदार्थ की वैद्युशीलता को आपेक्षिक वैद्युशीलता कहा जाता है, अर्थात परावैद्युतांक कहा जाता है। तो चलिए ठीक है, दोनों बात एक ही है। इसके कुछ सवाल दिए रहते, जैसे के का मान दे देगा, एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता होता है 8.85 × 10⁻12 गुणा कर दिया जाए तो पदार्थ की वैद्युशीलता निकल आती है। चलिए ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने देख लिया कि इन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच कैसे बल लगता है, और अब ये बल कैसा होगा, आकर्षी होगा कि प्रतिकर्षी होगा, वो भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। यदि सेम चार्ज हैं, सेम प्रकृति के चार्ज हैं, यानी दोनों प्लस के अथवा दोनों माइनस के हैं, तो प्रतिकर्षी बल लगता है। और अगर अपोजिट है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो आकर्षी बल लगता है। ये हम लोगों ने चर्चा करी थी। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन देखिए, फिर 2 से अधिक चार्ज लिए जाए और इसके बाद देखा जाए कि क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। मान लीजिए एक 10 कूलाम का आवेश है, एक 2 कूलाम का आवेश है, मान लो इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। बताइए इनके बीच कितना बल लगेगा और कैसा बल लगेगा। तो हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सूत्र होता है Q1 Q2 अपान r², Q1 Q2 अपान r², और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे का मान होता है 9 × 10⁻9। शुरू में देखिएगा मैंने बताया था। और Q1 Q2 का मान यानी 10 × 2 बटे r², r का मान 2, 2 का स्क्वायर हो जाता 4।
अब अगर इससे मैं काट दूं तो ये बचता 2, इससे मैं इसको काट दूं तो 5, 9 पना 45 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन ये बल लगता। चलिए ठीक। अब मैं कह दूं कौन सा बल लगा, तो देखिए बेटा ए बी प्लस का ए बी प्लस का, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षी बल लगा, प्रतिकर्षी बल लगा, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। अगर मैं कह दूं इसमें इधर की ओर कितना बल लगा, अगर जैसे इसको मैं फिक्स्ड कर दूं और इसको फ्री कर दूं तो बताइए किधर जाता, प्रतिकर्षण है तो बाहर की ओर जाता। अगर इसको मैं फिक्स्ड करके इसे फ्री कर देता तो इधर की ओर, मतलब एक इधर की ओर बल लगता और इधर की ओर बल लगता, ये होता है, यानी एक दूसरे के विपरीत भी है। अब आपसे क्वेश्चन ये कर दिया जाए कि ये इस पर कितना बल लगाया, तो आप बताए इतना, लेकिन मैं कह दूं ये इस पर कितना बल लगाया तो इतना, यानी दोनों सदैव एक दूसरे के विपरीत बल होते हैं और समान बल होते हैं। ये आगे मैं प्रूव कराऊंगा, जहां पर लिखाऊंगा कुलाम के नियम का सदिश निरूपण और उसके महत्व, जो अगले वीडियो में दूंगा वहां पर ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि सदैव ये जो बल होता है, चाहे आकर्षी बल हो चाहे प्रतिकर्षी बल हो, सदैव एक दूसरे के विपरीत लगता है, इनकी जो डायरेक्शन होती है सदैव एक दूसरे के विपरीत लगता है और सेम वैल्यू होती है, यानी समान बल एक दूसरे के विपरीत लगता है, यानी कुल मिला के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। तो चलिए ठीक है, और एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं, जितना ए बी पर बल लगाएगा बी भी उतना ए पर बल लगाएगा। तो चलिए ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए एक प्लस का मैं क्यू ले लूँ, एक माइनस क्यू ले लूँ, या अभी जो सवाल लगाया था मान लो 10 कूलम ले लूँ प्लस का 2 कूलम ले लूँ और इनके बीच की दूरी वही 2 मीटर रख लूँ। अब पूछा जाए तो बल कितना होगा, तो यह बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9, ये किसका मान है 1/4πε0 का, और सूत्र लिख लीजिए Q1 तो 10 गुणे Q2 2/r² यानी 4। फिर से आपको वही आ जाता है, इससे 2 काट दूँ 5, 9 पना 45 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन, वही उत्तर आता है। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है, अब देखिए इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, मतलब ये इधर जाने की कोशिश करेगा और ये इधर जाने की कोशिश, लेकिन अभी भी देखिए एक दूसरे के विपरीत बल लग रहा है, पहले ऐसे जा रहे तो विपरीत बल लगा, अब ऐसे जा रहे तो विपरीत बल लगा और सेम बल लगता है। ये इसको 45 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन के बल से खींचेगा और ये 45 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन ये इसको खींचेगा एक दूसरे के, ऐसे। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन आपका ये बनता है कि मान लो 3 आवेश होते तो क्या होता भाई, अभी 2 आवेशों के बीच तो देख लिए, तो फिर एक अध्यारोपण का सिद्धांत आता है, तो हेडिंग डाल लें अध्यारोपण का सिद्धांत, जुड़ने का सिद्धांत क्या है। अब क्या है इसमें, जब मान लीजिए 2 से अधिक आवेश उपस्थित हैं, 2 या 2 से अधिक आवेश उपस्थित हैं, मान लीजिए 3 आवेश हो, Q1 है, Q2 है, Q3 है, और इनके बीच की दूरी मान लीजिए मैं R1 मान लूँ, ये दूरी R2 मान लूँ और ये दूरी R3 मान लूँ। अब इनके बीच जो लगने वाला बल होगा कैसे होगा, तो ये थोड़ी सिद्धांत दिया गया, यदि 2 या 2 से अधिक आवेश उपस्थित हों और उनमें से किसी एक आवेश पर जो लगने वाला बल होगा अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, यानी इसके और इसके बीच कूलम का नियम लगाइए, मान लीजिए 1 पर 2 के कारण जो लगने वाला बल है और फिर इसके कारण इस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन निकालिए, इसके कारण या बल का मान निकालिए और फिर रख दीजिए, यानी 1 पर किसके कारण 3 के कारण लगने वाले बल का मान निकालो और फिर इन दोनों बलों को जोड़ दीजिए सदिश रूप से। बल कैसे जोड़े जाते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, यानी वेक्टर तरीके से कैसे जोड़ेंगे, सदिश फॉर्म कैसे होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले तो अध्यारोपण का सिद्धांत रटो, जब 2 या 2 से अधिक आवेश उपस्थित हों, यानी इस सिद्धांत के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक आवेश स्थिर हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर जो लगने वाला बल है अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। लिख लिया, चलिए अर्थात करके चित्र बना लो, और जो ये एफ नेट होगा नीचे लिख लेना, एफ नेट जो है उसका जो मान है सदिश योग यानी वेक्टर फॉर्म में मैं लिख दूं
1 2 का वेक्टर प्लस 1 पर 3 के कारण है, 1 3 का वेक्टर अपलट डैट 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 डैश लिखे हैं बेटा। ये 1 चार्ज है जिस पर 3 के कारण लगने वाला बल इधर, 1 है जिसमें 2 के कारण लगने वाले बल के ये, इनका सदिश है, योग कर डाला जाए, इसको हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, अर्थात करके लिख लें। चलिए ठीक, अब आइए कुछ सवाल करते हैं। चलिए पहले मैं क्या करूं, 3 आवेश लिए जाएं, 2 आवेशों के लिए आप एक सवाल किए, हल भी कर लिए। मान लीजिए 3 आवेश ले ले, ये मान लो 1 कूलाम है, ये 1 कूलाम है, और ये मान लो मैं 2 कूलाम रख लूँ, ये 2 कूलाम यहाँ रख लीजिए, 2 कूलाम का आवेश है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, ये बीच की दूरी 1 मीटर है। अब मैं कह दूँ इस आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए, इस आवेश पर कितना बल लगेगा, नेट बल कितना लगेगा। तो फिर अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दिया जाए कि पहले इनके और इनके बीच लगने वाला बल निकाल लें। अब देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और जिस पर हम निकाल रहे हैं उसको फ्री करिए, वो किधर जाता। तो अगर मैं इसको फ्री कर देता तो प्लस कारण भगता, प्रतिकर्षित होता, यानी इधर बल लगता। और इस बल का नाम मान लो जी F1 दे रहा हूँ, तो आता कितना, मैं लिख सकता हूँ 9 गुणे 10 की घात 9, और Q1 Q2 यानी 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 अपान 1 का स्क्वायर। देखिए इनके बीच की दूरी भी 1 मीटर है, कुल मिला के आ जाता 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन, ऐसे बल आ जाता। इसके कारण इस पर लगने वाला बल इधर हुआ। चलिए ठीक है, यहाँ हमने कूलाम का नियम लगाया। अब इसके कारण इस पर चेक कर लिया जाए। अगला जो होगा चल रहा है, इसके कारण जो लगने वाला बल है भाई, अब यहाँ पर भी 2 आवेश आ गए तो फिर से सूत्र लगा दीजिए। तो इसके कारण जो इस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है, अगर फ्री कर दूँ ये ना होता तो ये इस इधर प्रतिकर्षित करता। अब यहाँ पर अगर मैं F2 के नाम से लिखूँ तो 9 गुणे 10 की घात 9, और सूत्र होता है Q1 Q2 यानी 2 गुणे 1 अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। अब देखिए ये 90 अंश पर है, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ जाती, दूरी इन आवेशों के बीच की दूरी रखना, ये दूरी नहीं रखना। अब ये कर्ण है, तो कर्ण के लिए जो सूत्र होता है, कर्ण बराबर अंडर रूल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए अगर इस पर हम लोग देखें तो लंब का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यानी कुल मिला के अंडर रूल 2 लिख सकते हो। ये कर्ण है, और यहाँ पर जो दूरी होती है उसका स्क्वायर करना था, यानी अंडर रूल 2 का स्क्वायर लिखता है यहाँ। अगर मैं लिखूँ इसका इस अंडर रूल 2 का स्क्वायर, तो आप देखिए बेटा ये 2 ही आ जाता। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो F2 बराबर भी कितना आ जाता, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन। चलिए ठीक है, F1 आगे F2 आगे, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है बेटा। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से कहा गया, अध्यारोपण सिद्धांत क्या कह रहा था, जब 2 या 2 से अधिक आवेश उपस्थित हो तो किसी एक आवेश पर जो लगने वाला बल है, अलग अलग आवेशों के कारण, इसके कारण लगने वाला बल, इसके कारण लगने वाला बल, अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसका मतलब इसको मैं सदिश योग से जोड़ दूं। अब सदिश योग का सूत्र क्या है, हुआ करता है, अगर आपको पता हो कि R बराबर अंडर रूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यदि 2 सदिश a और b को जोड़ना हो, मान लीजिए a ऐसे है a का वेक्टर, और मान लीजिए b का वेक्टर आपका ऐसे है, अच्छा 11 में पढ़ाया गया होगा, ये r का वेक्टर है, तो इनके बीच जो कोण अगर थीटा है, दोनों सदिशों के बीच बना कोण थीटा है, तो उसका जो सूत्र हुआ करता है बेटा वो ऐसे होता है। ऐसे हम सदिश योग किया करते हैं बेटा, ये है सदिश योग। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2 ही सदिश हैं, इसका नाम F1 है, दूसरे का नाम F2 है, और उसका परिणामी को मैं अब कह रहा हूँ। तो अगर मैं जोड़ूं तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए था F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। अब मैं यहाँ पर बेटा वैल्यू रख दूँ
F1 का मान दिया है 9 गुणे 10 की घात 9, 10 की घात 9, प्लस F2 का मान दिया है 9 गुणे 10 की घात 9 और प्लस 2 F1 F2, मान लो मैं उसी तरह लिख लूँ F1 F2 और कास थीटा। अब देखिए थीटा देखो कितना रखें, बताइए थीटा कहाँ का रखें, 90 रखें, इनके बीच का रखें, दोनों सदिशों के बीच बना कोण होना चाहिए। अब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, अब ये 90 अंश का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब ये कितना कर दूं, ये जो 90 का और बनना चाहिए तो 45 ये 45 ये 90 हो जाता, 90 180 हो जाता, शीर्षा विमुख कोण यानी ये भी 45। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बेटा F1 F2 की वैल्यू भी रख लो, वैसे F1 बराबर F2 है, दोनों की वैल्यू सेम आई, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 F1 का मान 9 गुणे 10 की घात 9, F2 का मान भी 9 गुणे 10 की घात 9 और इंटू कास थीटा, कास 45 का मान 1/√2। चलिए ठीक, अब 9 गुणे 10 की घात 9 ले लो कॉमन, ये भी स्क्वायर लिखा है, ये भी स्क्वायर लिखा है, ये भी स्क्वायर ही लिखा है, स्क्वायर सीधे बाहर आता तो 9 गुणे 10 घात 9 बाहर, और बेटा यहाँ पर बचता 1, यहाँ पर बचता 1 और यहाँ ये कॉमन पे चला गया तो यहाँ पर बचता 2/√2, कुल मिला के √2। अब देखो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 9 गुणे 10 की घात 9, 1 1 हो जाता 2, √2 प्लस √2, ये इसका उत्तर आता न्यूटन, ये इसका उत्तर है। ऐसे करके हम लोग जोड़ते रहते हैं। अब 2 रखो, 4 रखो, 6 रखो, जितने रखने हो हल करते रहो। और जैसे एक सवाल और देख लो, बाकी अगले वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए एक सवाल और देख लीजिए, अध्यारोपण से रिलेटेड सवाल और देखते हैं। मान लीजिए मैं ऐसे चार्ज रख लूँ, एक वर्ग के कोने पर रख लिया जाए, 4 ठो ले ले, अभी 3 आवेश लिया था, अब 4 ले ले। धीरे धीरे मैं 12-13 आवेश तक तुम्हें समझा दूंगा कैसे कैसे हल करते हैं। अब देखो बेटा, ऐसे वर्ग है तो वर्ग के कोनों पर चार्ज रखें, मान लीजिए सभी की दूरी a है और सभी पर q चार्ज रखा है ये। और एक चीज और बता दो, ये सवाल जितने प्रैक्टिस करोगे उतने ही आएंगे। अब एक बार मैं इसी सवाल पे माइनस कर दूं, 2 सदिशों को जोड़ने की विधि बस हमें पता हो, बाकी सब हम अपने से कर लेते हैं। अब मैं पूछूं कि इस पर लगने वाला नेट बल कितना है, तो फिर अध्यारोपण का सिद्धांत, कूलाम का नियम, बस यही चलाते रहना। अब देखिए इसके कारण इस पर लगने वाला बल इधर होगा और सूत्र क्या होगा, F1 बराबर सूत्र होता है K का मान 9 गुणे 10 की घात 9। चूंकि अब किसी की वैल्यू नहीं रखी तो मैं भी इसकी वैल्यू नहीं रख रहा। K Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, तो A स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब देखिए बेटा, इसके कारण इस पर चेक करें भाई, इसका हम निकाल लिए, अब इस पर निकाले। अध्यारोपण क्या कहता है, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो चलिए इसके कारण हमने यहाँ पर बल निकाले, इसके कारण अगर निकाले तो इधर कुछ आता कितना भाई, अगर इसको मैं फ्री कर दूं, ये प्लस का है तो किधर भगेगा, उधर, वह बल की डायरेक्शन हो गई। अब ये भी कितना होता है, F बराबर लिखा जा सकता था, F2 बराबर लिखा जा सकता है K Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर। चलिए ठीक। अब मान लो इसके कारण निकाला जाए, क्योंकि अभी एक चार्ज और है, इसके कारण भी हम लोग इस पर निकाल लें, तो अब इसके कारण जो बल की डायरेक्शन होती है कुछ ऐसे होती है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बल निकालें तो ये F3 हो जाता और K Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। अब इस बार मुझे ये दूरी रखना है, ये भी है ये भी है, तो फिर से वही कर्ण, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया है, ये वाला त्रिभुज बन गया, इधर आपको दिख रहा होगा ये त्रिभुज। अब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूल 2a स्क्वायर, यानी इसको लिख लो अंडर रूल 2a, और ये वैल्यू यहाँ रखना है और उसका स्क्वायर करना है, यानी अंडर रूल 2a का स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ k q स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। अब देखो बेटा 3 दिशाएं हो गई,
ये तो मान सभी लोग निकाल लेते हैं। अभी जो मैंने करा है टोटल और टोटल कूलाम का नियम लगाया है बच्चों। अब हमें अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना है। सिद्धांत ये कहता है कि जब भी आप ये अपने निकालें, जो भी आपके बल निकले थे सबको सदिश रूप से जोड़ दो। चलिए ठीक है, जोड़ रहे हैं। अब सदिश रूप से जोड़ने के लिए हम लोग करें क्या, वर्ग है, वर्ग का ये जो कोण होगा वो 90 अंश होगा। देखिए बेटा, ये जो कोण होगा 90, तो ये भी जो कोण होगा इधर 90 होगा। अब 90 में अगर हम लोग देखें, ये विकर्ण है, इसको समद्विभाजित करेगा तो 45 है। वर्ग की ऐसा प्रॉपर्टी है, जो विकर्ण होता है इस कोण को समद्विभाजित करता है, तो 45 हो गया। अब इसको मैं 45 के साथ ऐसे मोड़ दूं इधर, इसको भी मैं 45 के साथ ऐसे मोड़ दूं इधर, तो दोनों तीन के तीनों, जैसे अब ये है इधर इसका मुंह है, इसको मैं 45 के साथ ऐसे मोड़ दूं तो इधर आ गया ना। अब अगर इधर इसको मैं मोड़ता बेटा, देखिए थोड़ी देखते जाइए, सर ये नीचे तक आ रहा है, यहाँ तक, हाँ। अगर मैं यहाँ मोड़ देता तो ये हो जाता F2 cos 45, ये यहाँ मोड़ रहा हूँ बेटा, थोड़ी देखें। और अगर इसको 45 साथ इधर मोड़ो तो 45 साथ इधर जाता, ये हो जाता F2 sin 45। चलिए ठीक। अब बेटा ये तो टूट गया और इसकी वैल्यू भी हट गई। वैल्यू याद रखना थोड़ी से, मतलब ये आपका हट गया, टूट गया ना तो पार्ट। चलिए ठीक। अब इसको तोड़ लो, इसको भी 45, ये भी 45 अंश का, तो 45 साथ तोड़ लीजिए। तो 45 अंश का तो ऐसे तोड़ता तो ये इधर आ जाता और ये हो जाता F1 cos 45। और अगर ये 45 साथ इधर गया तो 45 साथ इधर, तो ये इधर जाता F1 sin 45 और ये भी टूट जाता। अब ये कुछ ऐसे बना, इसको हम कहा करते वेक्टर वियोजन, जोड़ आ रहा हूं सदिश तरीके से। अब आप देखिए F1 बराबर F2 बराबर आया था KQ² यानी F1 और F2 बराबर, और sin 45 sin 45 बराबर, यानी सेम। और ये एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर आए, विपरीत वेक्टर। तो विपरीत वेक्टर घटते हैं और जो है इक्वल वेक्टर है, जो यानी एक ही दिशा पे जो वेक्टर है उन्हें जोड़ दिया जाता है। अब आप देखिए विपरीत वेक्टर है तो ये घट के 0 हो जाते, अब ये जुड़ जाते। इसका मतलब जब मैं इधर पर ये अध्यारोपण का सिद्धांत लगाता तो F बराबर लिखता, जो F नेट था वो लिखता, ये इनको जोड़ना है, बस ये रख लो, खत्म। यानी F1 cos 45 प्लस F3 और प्लस F2 cos 45, ये हो गया बेटा, वेक्टर हट गया। वेक्टर हमने तोड़ा ना, अभी ये वेक्टर के चक्कर में तो तोड़ रहे हैं उतनी देर से। अब यहां से वैल्यू रख लो। F1 का मान कितना था, F1 का मान था KQ² और cos 45 का मान 1/√2 प्लस F3 का मान ये रखा है KQ² प्लस F2 cos 45। तो F2 cos 45 का मान यहाँ से रखो, F2 का मान था KQ² cos 45 1/√2। अब इनको जोड़ लिया जाए तो देखिए KQ² सभी जगह है, बचा कितना, यहाँ बचा 1/√2, यहाँ बचा 1/2 और यहाँ पर बचा 1/√2। अब इनको और जोड़ लो तो यह आ जाता KQ² ये √2 एलसीएम ले लीजिए, ये 2 आ जाता 2, ये 2 √2, फिर ये आ जाता 2, कुल मिला के 2 2 4 कर लो, 4 प्लस √2 बटे 2 √2। परिमेयीकरण करना तो परिमेयीकरण कर लीजिए और इसी को आप आंसर कह दें। परिमेयीकरण करना हो तो 2 का √2 का गुणा, √2 का भाग और काट वाट सकते हो। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत लगाकर अगर 2 से अधिक चार्ज है तो हम लोग उनके बीच भी बल निकाल सकते हैं। बच्चों इसके और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और बच्चों में उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन करेंगे। और चलिए अच्छा एक क्वेश्चन मैं दे दूं, फिर आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर देंगे। चलिए ठीक है, आपको वही सब कुछ करना है
केवल यहाँ माइनस का क्यू रख लेना है, सब कुछ वही और वही क्वेश्चन। ए भुजा का एक वर्ग है, यहाँ केवल माइनस हो गया है। अब माइनस हो गया तो करना क्या है कि जब देखिए बच्चों इसके कारण इस पर, ये क्वेश्चन आपके समझ में, इस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। लगने वाला नेट वैद्युत बल क्या होगा, क्वेश्चन ये था। अब देखो मैं थोड़ी आपको हिंट दे दूं, इसको वीडियो रोक के अपना बना लो, अब हिंट थोड़ी सुन लो। अब देखिए ए प्लस का लगने वाले बल की डायरेक्शन ये है, F1 दे दो। ए प्लस का बल की डायरेक्शन ये F2 दे दो। अब ये माइनस का ए प्लस का तो बल ऐसे लगता, ये कर लो F3। अब देखो, अब देखिए इनके बीच का कोण 90 अंश और इनका ये वैल्यू दोनों आती सेम, तो पहले इन दोनों को 90 अंश से जोड़ लो, या आप ऐसा भी कर सकते हो, ये 45 ये 45। अब इसको आप तोड़ लो, अब इसको तोड़ लीजिए तो इधर जाएगा F3 cos 45, इधर पे जाता है F3 sin 45। एक तरफ कोई थीटा ले लो, कास साइन में या कास से कास में तोड़ लो, क्योंकि कास 45 और साइन 45 का मान एक ही होता है। तो इधर ऐसे करके तोड़ लो। अगर ये टूट जाता तो बच्चों इधर पे बन जाता F3 कास 45 और बच्चों इधर पे बन जाता F3 साइन 45। और आप देखो बेटा, इससे इसको घटा दो क्योंकि विपरीत वेक्टर है, इससे इसको घटा दो, तो घटाने पर फिर से दो मान आते हैं और उन दो मान किधर पे बच रहे हैं, दोनों परपेंडिकुलर होते। अब जब दो वेक्टर आ जाए घटाने पर, भाई इससे इससे घटाएंगे तो कोई एक उत्तर मिलेगा, इससे इससे घटाएंगे तो एक उत्तर मिलेगा। अब दो मान आते, अब जब दो सदिश मिल जाए तो फिर सूत्र है अंडर रूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। थीटा 90 अंश हो जाता, कास 90 अंश का मान 0 होता, तो अंडर रूल F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ऐसे करके कुछ बचता। और आप लगाएं ना है तो जस्ट अगले वीडियो में इसको बताऊंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे बच्चों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच जाए। थैंक यू।